हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का हमारी पहली वीडियो जो कि जूरिस्प्रूडेंस पे बनी हुई थी, उस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। और आज हम सिमिलरली उसी पैटर्न में आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लॉ सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन लॉ का, ये बेसिकली जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज सारी की सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, ये सारी 10 की 10 यूनिट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किसी भी स्टेट का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होने के साथ साथ इसमें हमारे सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, और लीगल बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्निशन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो भी एंटिटी वो बनती हैं, और ये जो होता है ये गवर्न करा जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को देखते हुए। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। दैट फॉर्म द लीगल करेक्ट। डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं डिटेल्ड में, अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क दिया जाता है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स को दिया जाता है कि किस तरीके से आपको राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो होता है आपका सुप्रीम लॉ होता है नेशन का या स्टेट का। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कोडिफाइड भी हो सकता है और नॉन कोडिफाइड, जिसे हम रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा अ, हम देखें तो जो हमारा इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंडर दी कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पे बना हुआ था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव रखी गई थी ये अंडर दी कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू रखी गई थी। इसके अलावा जो फर्स्ट मीटिंग थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो आपकी थी 9 दिसंबर 1946। इसी के साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो एडवाइज़र थे,
वो थे आपके सर BN राव। और जो हमारे जो इसके परमानेंट जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ साथ आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली बनने में 2 ईयर 11 डेज 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम लगा था, और 11 सेशंस में कंप्लीट हुई थी मीटिंग्स पूरी। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो हेडिट करी गई थी आपकी डॉक्टर भीमराव। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड जो थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था आपका 26 दिसंबर 1949। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया था, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी मनाते हैं। टोटल अगर हम देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे करंट टोटल आर्टिकल्स 395 थे, जो कि करंट में 470 हैं। और जो शेड्यूल्स हैं उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, और आज की डेट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। और जो अमेंडमेंट्स थे, अमेंडमेंट्स तो स्टार्टिंग स्टेज में थे नहीं, बट शुरुआत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चंपाकम दुईराजन का केस है, उससे रिलेटेड वो सारे के सारे अमेंडमेंट हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक करंट सिनेरियो में हम देखें तो 106 अमेंडमेंट्स हमारे टोटल अभी तक हुए हैं। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के प्रोसेस की, आगे क्या क्या चीज़ें रही थी। तो होपफुली जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सब आप लोग नोट भी करते रह रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है आप सभी के लिए। स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी अमेंडमेंट नहीं थे, और टोटल अभी आज की डेट में हमारे टोटल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे जो हमारे टोटल 22 पार्ट से में से टोटल 16 आर्टिकल्स जो हैं आपके 1949 में ही इस लागू हो चुके थे, जिसमें से हमारा एक सिटीजनशिप वाला पार्ट है, जो कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 9 है। इसमें हमें किस किस तरीके से सिटीजनशिप रहेगी, कौन इंडिया का नागरिक होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। दूसरा हम देखें तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये भी हमारा 1949 को ही इशू हो गया था। और आर्टिकल 60 आपका प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 366 टू आर्टिकल 394 ये हमारा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या होगी, आपकी प्रोविजनल पार्लियामेंट मानी जाएगी। पूरे प्रोविजनल पार्लियामेंट मानी जाएगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में विषय होगा कि जब हमारा 26 नवंबर को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। तो इसको अगर हम देखें, इसकी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, तो 1929 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने लाहौर में
स्वराज रेजोल्यूशन को पास करा था। तो उन्होंने बोला था कि हम 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। सो उस टाइम पे ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई थी, और इसके कारण जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं हमारा 26 जनवरी 1950, ये हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे सीधे। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं सेकंड, हाँ प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम देखते हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, तो प्रियम्बल की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो प्रियम्बल जो होता है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, या हम इसे आउटलाइन कह सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है। तो हम प्रियम्बल अगर देखें तो प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, गाइडलाइन प्रिंसिपल को ही बताता। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हम लोग देखते हैं सॉवरनिटी, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। और जो हमारा जो प्रियम्बल है ये सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी को, और प्रॉमिस करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। अभी तक की सिनेरियो में अगर हम देखें तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमारा प्रियम्बल जो है एक ही बार अभी तक आपका अमेंड हुआ है, जिसके बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को मैं आगे फर्दर अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ मेन है, जैसे कि सॉवरनिटी, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी को, और प्रॉमिस करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में मेंशन किए गए हैं। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और टोटल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कितने आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके। ये सारे के सारे हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था।
ठीक है, जो कि 1978 में हमारा एबॉलिश कर दिया गया था। और इसकी जगह हम पार्ट 300 ई में आपको कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो जो हमारी लीगल सॉवरेनिटी है वो लाई करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जो सॉवरेनिटी है ये हमारी लाई करती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि जो हमारा नेशन है वो एक डेमोक्रेटिक है, क्योंकि बाय इलेक्शन हम लोग गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, तो जो जो सॉवरेनिटी लाइज करी मानी जाती है वो मानी जाती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में ही हमारी सॉवरेनिटी लाई करती है। अगर इसके बाद हम देखें आगे, तो पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपीज दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ही हमें प्रोवाइड कर दिए थे। इसके अलावा उस समय पे लागू करना कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास काफ़ी कठिन चीज़ें थी, तो एक तरीके से उसे उन्हें हमने डीपीएसपीज में ऐड करा। तो डीपीएसपी का मेन काम है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोग सिक्योर करेंगे अपने सिटीजन्स को लेके। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएसपीज हमारे मेंशन है आर्टिकल 36 टू 51। यहाँ पे हम देखेंगे तो डीपीएसपीज का मेन काम है कि सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा राइट को एडुकेट करना लिवलीहुड के लिए, जो कि सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए आपकी बात करना, कि भैया वुमेन एंड मैन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि वो सब हमारा पार्ट 3 में भी मेंशन्ड है, बट यहाँ पे उसको भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। उसके अलावा हम लोग विलेज पंचायत की बात करते हैं। फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने की बात करते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, और हम इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हमारे फंक्शंस हो गए हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। या हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 को किन किन जगहों पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के देखना है, तो ये सारे के सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम लोग देखते हैं जो हमारा क्या कहते हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि यूनियन और स्टेट हमारे किस तरीके से आप इंटर रिलेशनशिप में आते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पार्ट 5 में हमारे यूनियन को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 52 टू 151 आपकी यूनियन की बात करता है। ठीक है, पार्ट 5 में हम देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्या है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है या नहीं है।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसीजर्स की, प्रेसिडेंट किस तरीके से आपका वोटिंग होगी प्रेसिडेंट की सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे होंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से बैठेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं। इसके बाद हम और गवर्निंग बॉडीज़ जैसे हम लोग देखते हैं कैग। इसके अलावा हम देखते हैं आपका अटॉर्नी जनरल। इस तरीके से हम लोग देखते हैं यूनियन के फेज़ में। फिर उसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि स्टेट जो हमारा है, जैसे जिसे हम पार्ट 6 में आपका मेंशन करते हैं, मेंशन किया गया है 152 टू 237। इसमें भी हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी का सिस्टम किस तरीके से है हमारे इंडियन सिनेरियो में, यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप को देखते हुए। यूनियन एंड स्टेट की रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपका स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों की तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इंटर रिलेशनशिप को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चीज़ें स्पेसिफिकली आर्टिकल्स में मेंशन नहीं होती उन्हें हम लिस्ट के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। तो लिस्ट क्या होती है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है और क्या कहते हैं सप्लीमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के मेन टेक्स्ट से, क्योंकि इसमें हम लोग बार बार देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें किस बेसिस पे उठाना है। तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें देखते हैं। जैसे लिस्ट में आपका ये यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारा 8th शेड्यूल है जो कि लैंग्वेजेस की बात करता है। और आपका जो 11th शेड्यूल है वो आपका विलेज पंचायत की बात करता है। पार्ट 12 आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। और इसी के साथ अब हम देखेंगे जुडिशरी। अब इंडिया में जुडिशरी का क्या रोल है। पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ फुलफ़िल नहीं होता है पूरी तरीके से, क्योंकि हर किसी चीज़ में देखा जाए तो क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और उन्होंने बोला था कि जो तीनों ऑर्गन, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें सेपरेट नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इंडिया जो है वो फुलफ़िल नहीं करता है सेपरेशन ऑफ पावर को परफेक्टली। हमारे यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम जुडिशरी में अगर हम देखते हैं, तो जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो अलॉटमेंट होते हैं, तो उसमें सील में साइन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही होते हैं। और अगर हम लोग देखें इसी तरीके से, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आपके लिए आपका क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर परफेक्टली फॉलो नहीं होता। बट अगर हम जुडिशियल सिस्टम को देखें इंडिया के, तो जुडिशरी जो है हमारे यहाँ पे ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगर हम देखें जुडिशरी को तो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारा दिखाई देता है। अब अगर हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो हिरार्किकल सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपका उसके सबऑर्डिनेट हमारा हाई कोर्ट आता है। सबसे नीचे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। और जो हम देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग इंटरप्रिटेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा जुडिशरी सिस्टम का, जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप भी देखते हैं।
कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं वो आपके हाई कोर्ट पे क्या कहते हैं फॉल हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी यानी बाउंडेबल होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं अगर हम फुलफ़िल ना करें और अगर उनकी उन्हीं के रिगार्डिंग बार बार सिमिलर टाइप के मैटर्स अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो इसमें बर्डन पड़ता है जुडिशरी पे। तो इस पे काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं जो हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 17। पार्ट 17 हमारा सीधे इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है आपका पार्ट 17 और आर्टिकल 352 से 360 तक हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। फर्स्ट आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारी दी गई है 352 में मेंशन्ड है। ये कब लागू होती है जब मतलब नेशन में एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन जैसे सिचुएशन अगर बनती है नेशन में तो नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट इमरजेंसी आपका 354 में मेंशन है। स्टेट इमरजेंसी आपके अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है। और इसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक आपातकाल ही होता है पूरे देश के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोगों को फाइनेंस की क्राइसिस को लेके गुजरना पड़ता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखा जाए तो हमारे पास जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं इन सब में आपका कंसोलिडेटेड फंड जैसी एक चीज़ होती है, जिससे कि क्या होता है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हैं जैसे हमारे जजेस हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो इन लोगों की जो सैलरीज हैं उनको अफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी सारे के सारे लोगों के फंड के रिगार्डिंग इशू होते हैं और उनकी सैलरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस मेन है काफ़ी ज़्यादा। इसमें हम लोग देखेंगे एसआर बम्बई का केस है, काफ़ी सारे केस लॉज हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेसिफिक प्रोविज़न रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स की बात करें तो देखा जाए तो हमारे पार्ट 21 जो हमारा है वो आपका स्पेशल स्टेटस की बात करता है। ठीक है, पार्ट 21 आपका स्टेटस की बात करता है और आर्टिकल 371 टू 371 जी तक के हमारे स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स दिए गए हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 11 स्टेट्स हैं, जिनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो अब हम बात करते हैं कि स्पेशल स्टेटस तो आ गया, स्पेशल स्टेटस को देता कौन है? तो बेसिकली एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, एनडीसी।
ये आपका एक क्राइटेरिया रहता है जिसमें आपका हिली एंड डिफ़िकल्टी टेरेन अगर कोई है, या कहीं पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या कहीं पे प्रेजेंस ऑफ सीज़ेबल ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती है। तो एनडीसी क्या करता है आपका, इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन हमारा पार्ट 15 में दिया गया है। और 324A में स्पेसिफिकली हमारा मेंशन है इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इलेक्शन कमीशन के पार पावर का क्या क्या होती है। तो इन इलेक्शन कमीशन के पास जो मेन पावर होती है ये डिलिमिटेशंस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स का रिकॉर्ड रखता है। इसके बाद ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग कि कोई कंडक्ट तो नहीं कर रहा है इलेक्शन लॉस का। इसके साथ साथ ये एडजुडिकेट करता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स को ये आपका एडजुडिकेट करता है। और साथ ही साथ ग्रांट या रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज को। ये सारे के सारे हमारे आपका इलेक्शन कमीशंस की पावर्स होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जब हम इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे टी एन सेशन जो कि इलेक्शन कमीशन रहे हैं। उसके अलावा जो भी कुछ सारे केसेस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कि भैया चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्यों होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होते हैं। इसके अलावा जब टी एन सेशन जिस समय पे आपका इलेक्शन कमिश्नर थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ पास करा था और एक इलेक्शन कमीशन और दो एक चीफ इलेक्शन कमीशन और दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की को अपॉइंट करने के प्रोविजंस लेके आए थे, ताकि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी पावर कम हो जाए। तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है इलेक्शन कमीशन पे हमेशा से। आज के सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन हमेशा आपका घेरे में रहता है आपके ईवीएम से वोटिंग कराने के चक्कर में, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसे फेक वोटिंग या इस तरीके से उसको प्रोवाइड करती है और बैलेट पेपर की मांग करती है, जो कि आज के टाइम पे इंडिया जैसी पॉपुलेशन, मतलब लार्ज पॉपुलेशन हम लोग हैं इंडिया मतलब वर्ल्ड की, तो यहाँ पे उस तरीके से इलेक्शन कराना मेरे हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा से इन चीज़ों में घिरा रहता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 326 में हम लोग इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं, जिसमें मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स। ओके। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन कमीशन के इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब बाकी जब इनकी फुल फ्लैश वीडियो आपकी बनेगी तो बाकी सारी चीज़ें उस टाइम पे आपकी आएंगी। अब हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक नंबर 8 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, आपकी ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है हमारा वो ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है। इसी के साथ साथ इसके की एरियाज जो हैं हमारे पब्लिक लॉ के, इसका काम है रूल मेकिंग करना, आपका एडजुडिकेशन, उसके बाद इन्फोर्समेंट।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। इसके ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू हमारा रहता है। इनके बनाए गए लॉज में प्रोसीजरल फेयरनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास रूल मेकिंग पावर होती है, इनके पास एडजुडिकेशन होता है और इनको लॉ इन्फोर्स करना पड़ता है। बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर की ही हम बात करते हैं। अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो पार्लियामेंट के लिए हर टाइम पे लॉ बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट उसी टाइम पे अपना क्या कहते हैं, हमारा संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा चलते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम पे ही चलते हैं। अब इसके लिए डेलीगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक संसद में बैठ के हर किसी चीज़ के लिए हम लोग लॉ नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या होता है, डेलीगेट करी जाती हैं पावर्स को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स आती हैं। वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी एरिया को गवर्न करते हैं और उस तरीके से यहाँ पे रूल को हमारे फॉलो करा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जो एडमिन लॉ है, ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस, अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखें तो हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के: ऑडी अल्टम पार्टम, और दूसरा है नेमो जोडिक्स इन क्वासा सो। ऑडी अल्टम पार्टन का जो आपका मेन है, ये है राइट टू फेयर हियरिंग। और दूसरा नेमो जोडिक्स इन क्वासा हुआ, ये आपका बेसिकली रूल अगेंस्ट बायस की बात करता है। रूल अगेंस्ट बायस, और इसमें हम कहते हैं कि नो मैन मैन इन दी जज इन हिज ओन केस, इसकी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेचुरल जस्टिस को देखें तो यहाँ पे हम रीजन डिसीजन की बात करते हैं। रीजन डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की हम बात करते हैं। उसके बाद फेयरनेस एंड इक्वलिटी की बात करते हैं। और नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये सारे के सारे बेसिक हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लॉ किस तरीके से बनना चाहिए। नेचुरल जस्टिस मींस आपका डिवाइन लॉ है। इसमें हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में ए के गोपालन का केस है आपका। और उसके बाद हमारा दूसरा केस इसमें इंदिरा नेहरू नहीं, हाँ, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस है शायद, जिसमें ये बात करी है प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात हम लोग करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग के लिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसमें आपके बायस जो हैं वो डिपार्टमेंटल बायस है, आपका पर्सनल बायस है, पिक्यूनरी बायस है। इस काफ़ी तरीके की चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में इसको कवर अप करेंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट अगर हम देखें तो इसमें से हमारा जो लास्ट आपकी 10th जो आपका जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशियल रिव्यू की जो बात है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के जो ग्राउंड्स हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि लीगैलिटी और फेयरनेस कितना ज़्यादा है डिसीजन मेकिंग के। आपका लीगैलिटी हो रही है, फ्रेमवर्क किस तरीके से बना गया है, डिसीजन मेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की है वो आपका इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें तो रिव्यू की बात करें तो इरेशनलिटी, आपका इलीगैलिटी है या कहीं पे प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं है वहाँ पे आपका, या डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एक्शन है, मतलब अगर कहीं पे पावर से उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के उसमें आपको देखी जाती हैं।
तो बेसिकली आज के टॉपिक में इतना ही है। आज के इसमें हमने आपका यूनिट 2 का पूरा सिलेबस आपका हमने इसमें डिस्कस कर लिया है और होपफुली आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बोला है कि पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक्स वाइज डिस्कशन करेंगे इस चैनल पे। और इसी के साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी व्यूअर को अगर किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप कर सकता है। पहले हम लोग कंप्लीट सिलेबस की तरफ फोकस करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद में जितने भी कमेंट्स में जो भी मेरे पास अगर डिफ़िकल्टीज़ वाले कुछ टॉपिक्स आएँगे तो उन्हें कवर अप करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अधिकारी लॉ क्लासेस और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।